इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन जो है सबसे अच्छे तरीके से दिया है वॉरेन बुफे ने, तो आइए पहले उसको सुन लेते हैं। Hello, Mr. Buffett. I got two short questions. One is, how do you find intrinsic value in a company? Well, intrinsic value is what is the number that if you were all-knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate. वॉरेन बुफे जी ने यहाँ पे 2 पॉइंट कहे कि एक तो कैश जो आपके इन्वेस्टेड टाइम, उन्होंने अब से लेके जजमेंट डे कहा है, लेकिन जितने दिन आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं उतने दिन में जितना कैश आप उस बिज़नेस से निकाल सकते हैं वो, और उस कैश का करंट वैल्यू फॉर अ फ्यूचर डिस्काउंटेड रेट। तो फ्यूचर में कैश की वैल्यू कम होती जाती है, तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन सबको। वॉरेन बुफे जी ने जो डेफिनेशन दी है उस हिसाब से अगर हमने देखे तो जो कैपिटल हम लोग लगाते हैं किसी भी बिजनेस में, तो ये मान के चलना है कि वो कैपिटल पूरा गया और अब उस कैपिटल का पूरा चले जाने के बाद अपने पास जो बचता है वो सिर्फ वो बिज़नेस बचता है, और उस बिज़नेस से अब उस कैपिटल को रिकवर करना है। अगर वो कैपिटल से, उस बिज़नेस में से वो कैपिटल रिकवर हो सकता है, जितना टाइम आप होल्ड करना चाहते हैं उतना टाइम होल्ड करने के बाद, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। और अगर उससे कम कैश जनरेट होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बनती है। एज एन एग्जांपल, लेट्स से आप और मैं एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए लगाना है, मेरे को 1 लाख रुपए लगाना है, और उस 1 लाख रुपए से अपने कोई भी एक चीज़ खरीद लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने एक पेन खरीद लिया, तो 10 रुपये का एक पेन है, तो 2 लाख रुपए की हम लोगों ने सिर्फ पेन्स खरीद लिए। अब उस पेन को अपने 12 रुपए पे बेचना है, लेकिन इस बिजनेस को करने में अपना अगर पूरा कैपिटल निकल जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। कैश का जो वैल्यू है वो फ्यूचर में और करंट में डिफ़र होता है, क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपए अगर कहीं पे लगाते हैं तो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000 बढ़ के आए। तो अगर आप किसी बिज़नेस में अपना कैश अभी देते हैं तो फ्यूचर में आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को 1 लाख वापस मिल जाए, आप उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे। तो लेट्स से अगर अपने बॉन्ड रेट के हिसाब से जाएँ 7-8% के आसपास में होता है, तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं और आपको फ्यूचर में कुछ पैसा मिलना है उस बिज़नेस से, लेट्स से 10,000 रुपये हर साल का, तो आप अगर उसको बॉन्ड रेट में लगाते तो आपको लेट्स से 7-8 हज़ार रुपया मिलता, इस बिज़नेस में आपको 10,000 रुपया मिल रहा है। तो अब अपने देखते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स जिससे अपने को पता चल सके कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर या बिज़नेस कैसे फाइंड किया जाता है। आइए देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये गूगल शीट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप कॉपी कर सकते हैं अपने अपने शेयर्स के लिए। और मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन 3 रकम से किया है। पहला वाला जो है वो ईपीएस के बेसिस पे मैं करूँगा, और ये सिर्फ समझने के लिए है। एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि छोटे नंबर्स और रेडीली अवेलेबल नंबर्स हैं, इसलिए ये हेल्प करेगा अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन समझने के लिए। फिर मैं एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिस पे भी सेम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, और एंटरप्राइज वैल्यू जो है वहाँ से एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन होता है। और थर्ड में जो करूँगा वो डिविडेंड के बेस पे करूँगा, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कैश आउट का, वो डिविडेंड ही होता है। तो डिविडेंड के बेसिस पे मैं 2 एग्जांपल शेयर करूँगा ताकि अपने समझ सकें इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कैसे फ्रूटफुल होता है। तो पहले अपने शुरू करते हैं पहला मेथड, जिसको अपने कहते हैं ईपीएस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ईपीएस मेथड पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि 3100 रुपये मेरे पास हैं, जिसको लेके मैंने एक कंपनी बनाई, और 3100 रुपये से मैंने जो कंपनी बनाई उसकी अर्निंग्स हो रही है 68 रुपीज़, और उस कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर है और वो पूरे का पूरा मेरे पास है। तो मैं 68 रुपीज़ जो कमाता हूँ पूरे का पूरा घर ले जाता हूँ। अब ये जो 68 रुपीज़ है वो मैंने जो कमाना शुरू किया है वो 31 रुपये इन्वेस्ट करके शुरू किया है। और ये जो 2 वैल्यूज़ हैं वो अपने को पता चलती है कि डिवीज़ लैब जो है वो करंटली ट्रेड कर रहा है 3098 या 3100 रुपये के आसपास, और उसका करंट ईपीएस है 68.69।
तो अपने 68.69 या 68 रुपीज़ डाल के देखते हैं कि 31 रुपये का अर्निंग। और अगर मैं ये बिज़नेस नहीं करता तो ये 31 रुपये मैं बैंक में रखता 8% एफडी पे, तो ये बढ़ता रहता, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। और 32 साल के बाद ये 3100 रुपये 31,000 रुपये बन जाते। और अगर मैं ये 3100 रुपये एफडी में नहीं डालूं, बल्कि मैं किसी एक बिज़नेस में डाल दूं जिसका ग्रोथ रेट 15% है, तो डिवीज़ लैब का अपने अगर ग्रोथ रेट चेक करते हैं तो वो 14-15% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 15-16% के आसपास रहता है। 16% 5 साल में था और 15% इसका ग्रोथ रेट था। तो अगर मैं ये मानूं कि इस कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ रेट 15% होगी, तो मैं ये 68 रुपीज़ का नेक्स्ट ईयर जाके 78 होगा, फिर 89 होगा, फिर 103 होगा, धीरे ये ईपीएस उसका बढ़ता जाएगा हर साल का। लेकिन क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए पहले साल 68 रुपीज़ मैंने इस बिज़नेस में से निकाला, फिर दूसरे साल में 78 निकालूंगा, फिर तीसरे साल में 89 निकालूंगा। तो टोटल मैंने जो निकाला इस बिज़नेस में से सेकेंड ईयर में वो 146 होगा। थर्ड ईयर में ये इन तीनों का सम होगा जो कि 236 आता है। अब ये जो एक्सेल शीट है इसमें एक ग्रीन कलर आ जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 3200 रुपये लगाए, 3100 रुपये लगाए थे, वो 16वें साल में 3200 रुपये मैंने उस धंधे से निकाल लिए। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में मेरा जो पैसा इनिशियली लगा हुआ था वो निकल गया 16 साल के बाद। लेकिन ये जो 3100 रुपये है उसकी वैल्यू 3100 अब नहीं है, अब उसकी वैल्यू हो गई है 9100 रुपये। तो 9100 रुपये मेरे को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में मिलते, इसमें से मैंने 3100 रुपये निकाले हैं। ये सिर्फ बिजनेस में से कैश निकालने की बात आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही पैसे ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। 31वें साल में जो 3100 रुपये थे वो 2800 रुपये होते कोई भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इस बिज़नेस में लगाने के बाद सिर्फ उसके कैश से मैं 29,000 रुपये निकाल चुका हूँ। अब इसमें दो इफ्स हैं कि आप जो अज्यूम कर रहे हैं कि 8% का बॉन्ड रेट रहेगा, हो सकता है ये थोड़ा सा कम हो इन द लॉन्ग रन। सिमिलरली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% का ग्रोथ रेट रहेगा 30 साल तक, वो भी थोड़ा फॉल करे, क्योंकि 30 साल तक एक कंपनी इतने हाई ग्रोथ रेट पे शायद ना ग्रो कर पाए। तो इन दोनों की वजह से आपका थोड़ा कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा। तो ये दोनों इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप इस कंपनी में से कैश जो है वो ज़्यादा निकाल पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उस इन्वेस्टमेंट को आपने कहीं पे सेफ साइड पे डिपॉजिट करके रखा होता। तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एक शेयर के ऊपर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप उसके सारे शेयर खरीद लेते हैं तो कंपनी सब पूरे की पूरी आपकी हो गई। उसके बाद उस कंपनी में कुछ डेटर्स होंगे जिनको आपको पैसा देना पड़ेगा, और उस कंपनी के बुक्स में कुछ पैसे होंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू जो होता है वो मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू में अगर डेट है तो लेट्स से एक कंपनी है जो 1000 करोड़ की है और उसके ऊपर 400 करोड़ का डेट है, तो आपको 1400 करोड़ लगेंगे उसको एक्वायर करने में, क्योंकि आपने जैसे ही एक्वायर किया और उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको पहले 400 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे डेट के लिए। अज्यूम कर रहे हैं कि वो कंपनी काम करके वो डेट को उतार देगी, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर उस पूरे कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है, और बंद करना चाहते हैं तो आपको डेट भी भरना पड़ेगा। वैसे ही अगर उस कंपनी के पास बैलेंस है 200 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे ही कंपनी को आपने पूरा ले लिया। तो इसके लिए एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो मार्केट कैप से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम होने का मतलब है कि उसके पास कैश बैलेंस है, ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके पास उसके ऊपर डेट है। तो आइए देखते हैं डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब का एंटरप्राइज वैल्यू है 78,000 करोड़। तो अपने यहाँ पे डालते हैं 78,000 और उसका प्रॉफिट है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही लेते हैं अभी, क्योंकि उसका अदर इनकम को अभी अपने एक्सक्लूड करते हैं। अदर इनकम और डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, तो अपने लेते हैं 2368, क्योंकि टैक्सेशन को यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करके। तो अपने देख सकते हैं कि 14 साल के बाद अगर आपके पास 78,000 करोड़ है तो, या 78,000 रुपीज़ है, तो आप उसको 14 साल के बाद आपका जो 78,000 रुपीज़ है वो रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन
आपको ये जो 78,000 रुपीज़ अगर आप ऑल्टरनेट सेफ सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखते हैं, उससे ज़्यादा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा आफ्टर 26 ईयर्स। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन। अब आते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ना ही आपके पास 78,000 करोड़ रुपीज़ हैं, होते तो आप ये वीडियो को नहीं देख रहे होते, और ना ही आप किसी कंपनी को पूरा टेक ओवर करने के बारे में सोचते हैं। आप कुछ शेयर्स लेते हैं, मैं भी वैसा ही करता हूँ कि कुछ शेयर्स लेता हूँ, और अगर कैश फ्लो की बात करें एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैक्सिमम जो अपने पास आता है वो डिविडेंड आता है। तो आइए अपने उसको लेके एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। तो डिवीज़ लैब का शेयर प्राइस है 3100 रुपये, और वो डिविडेंड देता है 30 रुपये। इस साल भी 30 रुपये दिया है, लास्ट ईयर भी 30 रुपये ही था। लेकिन अपने देखते हैं कि उसका जो डिविडेंड परसेंटेज है वो अर्निंग्स का 40-50% के आसपास में दे रहा है। तो अब धीरे धीरे जैसे कंपनी आगे बढ़ती जाएगी और 10-15% से अगर वो ग्रो कर रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड में अपना पैसा दे देगी, क्योंकि स्टेबल हो जाने के बाद कंपनियां ज़्यादा कैश अपने पास नहीं रखती है, वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ कैपिटल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और उनको उतने कैश की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने ये मान सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो अर्निंग से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करेगा। यानी कि अगर अपने एज्यूम करते हैं कि 15% से अर्निंग्स ग्रो होगी, तो डिविडेंड 18% से ग्रो होगा। तो ये जो 31 रुपये है, इसके अगेंस्ट में अभी मेरे को साल का 30 रुपया मिल रहा है, लेकिन 19 साल के बाद मेरे को ऑलरेडी 3,112 रुपये मिल चुका होगा। 19 साल के बाद 3100 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड मेरे को आ चुका होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ऑलमोस्ट 30-35 साल के बाद मेरे को 39,000 रुपये डिविडेंड आ चुका होगा, सिर्फ डिविडेंड। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3100 रुपये का वो अभी भी पड़ा हुआ है, और वो अपने हिसाब से लेट से 3100 रुपये का 31,000 भी हो सकता है 30 साल के बाद, और उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। लेकिन प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो डिविडेंड आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है वही 39,000 रुपया हो जाएगा। और अगर मैं ये 3100 रुपये को डिवीज़ लैब में ना लगा के अगर मैं बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता, तो वो 36,000 रुपये होते हैं। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू विथ कंसिडरिंग ओनली डिविडेंड। अब अपने आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, जहाँ पे अपने देखते हैं कि डिविडेंड रेट बहुत हाई है। तो IOCL जो कंपनी है, तो इसके डिविडेंड यील्ड लगभग 10% के आसपास है। तो अपने एज्यूम करते हैं कि इसने 8 रुपये डिविडेंड दिया होगा। तो अपने वहाँ से शुरू करते हैं, तो पता चलेगा कि 86 रुपीज़ के अगेंस्ट में इसका भी ग्रोथ रेट जो है वो करीब करीब 8% के आसपास ही है, क्योंकि ये एक PSU कंपनी है। तो GDP प्लस इन्फ्लेशन के आसपास ही इनका ग्रोथ रेट होता है। तो 8% या 10% भी अपने मान सकते हैं कि इस कंपनी 10% से ग्रो करेगी। तो अपने देख सकते हैं कि 86 रुपीज़ जो है वो बॉन्ड के हिसाब से होता, तो वो 147 रुपीज़ होता 10 साल के बाद, 9 साल के बाद। लेकिन डिविडेंड और अपने को अगर कंसिस्टेंटली 10% से डिविडेंड देता रहे, क्योंकि 40% ही दे रही है, तो धीरे धीरे डिविडेंड भी बढ़ेगा। 10% एक फेयर एजम्पशन है, तो वो 91 रुपीज़ डिविडेंड ही में ही आ जाता। और 16 साल के बाद ये जो 252 रुपीज़ हुआ होता है 86 का, उससे ज़्यादा अपने को डिविडेंड ही आ जाता। तो 16 साल में आपको 254 रुपीज़ डिविडेंड निकल जाता। और अगर 86 रुपीज़ आप इस कंपनी में ना लगा के किसी बॉन्ड रेट में लगाते, तो उसका वैल्यू इटसेल्फ सिर्फ 252 होता। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन, जहाँ पे इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसको ना कंसीडर करते हुए बिजनेस के कैश फ्लो से आप ये समझने की कोशिश करें कि मेरा जो कैश फ्लो उस बिजनेस से हो रहा है वो कब जाके इंट्रिंसिक वैल्यू या एक्चुअल जो डिस्काउंटेड रेट है उससे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ये होता है तो फिर आपको कभी भी वो कंपनी बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही एक रीज़न है कि वॉरेन बुफे हमेशा बोलते हैं कि होल्डिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो इसीलिए उसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है या क्या उसके बिजनेस में क्या हिकअप्स आएंगी। लेकिन अगर कैश जनरेट कर रही है वो कंपनी, तो यू कैन कीप होल्डिंग दैम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हुए होंगे।